नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबर दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। रिपोर्टर्स डायरी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अब जनता को बिजली बिल का करंट लग सकता है। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान डिस्कॉम्स और अडानी पावर के बीच चल रहा 7 साल पुराना विवाद थम चुका है। डिस्कॉम सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुका है और अब उसे करोड़ों रुपए अडानी पावर को चुकाने होंगे। ऐसे में हो सकता है कि ये भार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़े। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान डिस्कॉम्स और अडानी पावर के बीच चल रहे विवाद में राजस्थान डिस्कॉम्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद अब अडानी पावर 5,000 करोड़ की धनराशि पाने का हकदार हो गया है। अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के ग्रुप की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें ARPL को कंपनसेटरी टैरिफ देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से चल रहे लंबे विवाद का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान करने के डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए हैं। दरअसल डिस्कॉम्स और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के बीच सालों पहले एक अनुबंध हुआ। इसके तहत कंपनी ने कवई में 1,320 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया। यहाँ 660 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित हैं। यहाँ बनने वाली बिजली केवल डिस्कॉम्स को ही सप्लाई की जाती है। यूनिट के संचालन के दौरान कोयले की कमी हुई तो कंपनी ने इंडोनेशिया से कोयला आयात किया। ऐसे में जो दर निविदा में अंकित थी और बाद में जब आयात किया गया उसमें अंतर आया। कंपनी ने यही अंतर राशि चेंज इन लॉ धारा के तहत डिस्कॉम से मांगी। वहीं डिस्कॉम ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का हवाला दिया। वहीं इस बीच कंपनी ने RIRC का दरवाजा खटखटाया, जहां RIIC ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद डिस्कॉम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम को झटका देते हुए अडानी पावर के पक्ष में फैसला सुना दिया। हालांकि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री BD कल्ला का कहना है कि मामले में आदेश की कॉपी आने के बाद इस पर विधिक राय ली जाएगी और इसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। आया है उसकी हम विधिक समीक्षा करके उसके बाद में अपनी राय देंगे। अभी तक हम उसको जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह करके जो भी यथोचित और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैंने कहा ना, अभी तक निर्णय की हम विधिक समीक्षा करेंगे कि क्या फ्यूल चार्ज की लायबिलिटी बनती है अथवा नहीं बनती है, क्या करना है आगे, इसके बारे में कोई विधिक कार्रवाई करनी है या आगे कैसे कुछ करना है, इस सब के बारे में विधिक राय लेकर। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भले ही ये कह रहे हों कि मामले में विधिक राय लेने के बाद ही फैसला होगा, लेकिन बिजली कंपनियों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली कंपनियां पहले ही घाटे में चल रही हैं। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में बकाया राशि अडानी पावर को चुकानी पड़ी तो इसका असर बिजली बिलों में देखने को जरूर मिलेगा। दरअसल में ये जो फैसला आया है, इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसका भार जो पड़ेगा वो उपभोक्ताओं पे ही पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन हो चुका है, इसलिए उसकी कोई रेटिफिकेशन तो हो नहीं रही है और उपभोक्ताओं को ही इसका भार मिलेगा। बिजली कंपनियां तो कर नहीं सकती क्योंकि तो पहले ही घाटे में चल रहा है विभाग, तो जो घाटे में चलने वाला वो कहाँ से बैन करेगा। राजस्थान में बिजली कंपनियों और अडानी पावर के बीच पिछले 7 साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उसके बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर अडानी पावर के साथ जो अनुबंध तैयार किया गया था
क्या उस अनुबंध में समझने में अधिकारियों को कुछ कमी हुई या और कोई चूक उस अनुबंध को तैयार करते समय हुई? बहरहाल ये देखना होगा कि आखिर ये जो 5,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा, जो भुगतान है बिजली कंपनियों को करना पड़ेगा, तो उसका सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा या नहीं। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और चलिए अब हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते देश के तमाम छोटे बड़े उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। इनमें से एक है यूपी का हथकरघा उद्योग। कोरोना काल में हथकरघा उद्योग और बुनकरों का भी बुरा हाल है। देश भर में बुनकरों का काम बंद है और लाखों बुनकर न सिर्फ मौजूदा हालात से पीड़ित हैं, बल्कि उनके आगे रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया है और अब मजबूरन इन बुनकरों को अपने कारखाने भी बंद करने पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश विदेश में प्रसिद्ध बाराबंकी का मोदी गमछा अब शायद बंद होने की कगार पे है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हैंडलूम का एक बड़ा हब है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग हथकरघा उद्योग के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन अब ये उद्योग बंद होने की कगार पर आ गया है। बड़ी समस्या हम लोगों की लाइट है और इसका सबसे बड़ा कारण है महंगी बिजली। राज्य के हजारों कारखाने बिजली से चलते हैं, लेकिन कोरोना काल में उद्योग ठप हो जाने के बाद आमदनी खत्म हो गई, लेकिन बिजली बिल महंगा हो गया और ऐसे में जबरन इन बुनकरों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। हम लोगों को पहले जैसे सपा, बीएसपी, इन लोगों के दौर में सब्सिडी मिल रही थी और बीजेपी सरकार में भी सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन मार्च से ये सब्सिडी खत्म हो गई। तो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारी सब्सिडी को बहाल किया जाए और जैसे पहले बिजली 154 या 150 रुपये पर रहा था, उसी तरीके से पहले की तरह अब भी पर आए। ये तस्वीरें बाराबंकी की हैं। बाराबंकी को योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना है। अवश्य जीतेंगे। यहाँ के कारखानों में बने मोदी गमछे स्टॉल देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज इन कारखानों को बंद करने की नौबत आ गई है और इसका कारण है बिजली का महंगा बिल। दरअसल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2006 में बुनकरों को पावर लूम सेक्टर में फ्लैट रेट पर बिजली देना शुरू किया था, जिसमें आधा किलोवाट के लिए 65 रुपए प्रति महीने और 1 किलोवाट के लिए 130 रुपए पावर लूम लगाने वाले को देना पड़ता था। लेकिन योगी सरकार ने पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट की बजाय हर महीने बिजली यूनिट की एक निश्चित संख्या तक बिल में छूट देने और बुनकरों को कोई अन्य लाभ देने का ऐलान किया, जो कि बुनकरों को आज तक नहीं मिल पा रहा है। बिजली की बहुत समस्या है, उसका पैसा इतना पड़ रहा है कि हम लोग बताओ कैसे बिल देंगे, कैसे क्या करेंगे। उसका हम लोगों की मार्जिन है नहीं, इतना ज़्यादा है, काम भी चलता नहीं। कोरोना की वजह से हम लोग इतना काम बंद रहता है। अब तब बिल आ जाएगा, हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। पहले किस हिसाब से बिल आता था? पहले 150 रुपये महीना आता था, 1 लूम का, 2 लूम का 300 रुपये आता था। अब तो इतना कर दिया है कि मतलब 1 लूम को कम से कम 6-7 हज़ार रुपये कर दिया है। तो हम लोग कहाँ चला पाएंगे? हम लोग को मार्जिन इतनी नहीं, तो हम लोग यही करके दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग कैसे चलाएंगे? समस्या क्या है, यहाँ सब लोग परेशान हैं। जितने बुनकर लोग हैं सब इतना परेशान है बत्ती की वजह से। महीने में 1-2 काम मिलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। काम न होने की वजह से जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी काम नहीं मिलता। हम लोग खुद पेट भरने के लिए काम नहीं होता है, तो उन लोगों को कहाँ से दे? कोई भी यहाँ काम धाम नहीं है। बत्ती की समस्या की वजह से कोई यहाँ काम एकदम बेकारी है, कोई काम नहीं कर पाता है। हमारे साथ में एक और बुनकर भाई हैं, हम इनसे भी बात करें। आखिर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि लॉकडाउन से एकदम बेकारी आ गई, कारोबार एकदम ठप है और बत्ती का बिल दे नहीं मिलता। जब पेट में खाने नहीं मिल रहा है तो बत्ती का बिल कहाँ से लाएंगे? दूसरी चीज़, इससे पहले बहुत अच्छा कारोबार था, अब धीरे धीरे एकदम नीचे कर दिया। काम होता ही नहीं, जब माल आता नहीं है तो काम कैसे होगा? राज्य के जिलों में पावर लूम के बुनकरों ने बिजली के फ्लैट रेट की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। बुनकरों की हड़ताल 15 दिन तक चलेगी।
लूम कारखाने चलाने वाले बुनकरों का कहना है कि मार्च 2020 के बाद से लूम कारखानों में बिजली के मीटर लगने से उनका बिजली का बिल अब हजारों रुपए आएगा। ऐसे में आमदनी ना होने के बावजूद उन्हें इस बिल को चुकाना पड़ेगा। ऐसे में अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये लोग खुद ही अपने बिजली काट देंगे। यूपी के बाराबंकी, बनारस, भदोही, मऊ और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में बुनकर हैं और वहां की एक बड़ी आबादी इस उद्योग पर निर्भर। कुछ लोग बुनाई करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग और कुछ इससे जुड़े तमाम दूसरे कामों से जुड़े हैं। लेकिन अब इस उद्योग में ताला लगने से हजारों बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में अब उम्मीद है तो बस सरकार से। जो समस्या है लाइट की, जो समस्या है उसी को लेकर जो है ये बुनकर जो है चिंता में है कि आखिर हमारा रोजगार कैसे चल पाएगा। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। और वहीं लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था का पहिया पटरी से उतर गया है। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और लगभग 5000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर गारमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पड़ा है। इतना ही नहीं, गारमेंट की फैक्ट्री में रखी लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं और सैकड़ों लोगों के काम करने की जगह पर सन्नाटा पसरा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने देश के हर वर्ग पर बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से लोग हर दिन आर्थिक परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। और इन हालातों से इंडस्ट्रियल सिटी नोएडा भी अछूता नहीं रह गया। यहाँ के सेक्टर 5 में बनी एक फैक्ट्री, जहाँ पिछले 4 सालों से ऑनलाइन गारमेंट का सामान तैयार होता था, लेकिन आज वो बंद पड़ी है। आर्थिक मंदी का असर इस फैक्ट्री पर ऐसा पड़ा कि यहाँ इस फैक्ट्री में लॉकडाउन से पहले करीब 20 से ज्यादा लेबर काम करती थी। आज लेबर मिलने में परेशानी हो रही है। लॉकडाउन होने के बाद भी राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से फैक्ट्री मालिकों को कोई छूट नहीं मिली। आमदनी पर लगी कोरोना की नजर के साथ फैक्ट्री का किराया, मजदूरों का वेतन और दूसरी जिम्मेदारियों ने फैक्ट्री मालिक की कमर ही तोड़ रखी है, जिसकी वजह से आज फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। कोई भी डिपार्टमेंट का हो, अपना बिल पूरा आया है, कहीं पे किसी का सहयोग नहीं रहा है। अब ये हम देख रहे हैं कि हम क्या करें, बैंक का लोन दें या माल खरीदें और माल बनवाएं और वापस लोगों को बुलाएं और उनकी सैलरियां दें। तो ये हमारे समझ से बाहर है कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है और होता कुछ है, उसका उल्टा होता है। लॉकडाउन के बाद से गारमेंट ही नहीं, दूसरे उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं है। नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर दूसरी फैक्ट्री में टू लेट या रेंट के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया में हर दूसरी फैक्ट्री खाली पड़ी है, जिसके लिए व्यापारी लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुध लेने को तैयार नहीं है। काम करने के लिए अगर कुछ है भी तो वर्कर नहीं है, और वर्कर भी बेचारे अब जहाँ भाग करके गए यूपी बिहार में, जहाँ पर भी उनके लिए भी मुसीबत हो गई कि बेचारे इतना पैदल, इतना संकट झेल करके वो अपनी जगह पे पहुँचे और अब वहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे और उनके पास पैसा हो तो वो आएँ और काम करें। तो दोनों के लिए स्थिति इस समय बिल्कुल विपरीत है। गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिए, पैकेज के नाम से कुछ भी नहीं है। लोन बांटना उसको पैकेज के रूप में नहीं कहा जा सकता। गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की स्मॉल इंडस्ट्री की तादाद 20,000 है, लेकिन 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद की कगार पर हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बंद होने से माल नहीं जा पा रहा है। जो मजदूर हैं, उनका बनाया माल डंप पड़ा है, जिसकी वजह से मजदूरों को वेतन देने में भी फैक्ट्री मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ प्रोडक्शन उत्पाद होता था वो इंडिया में सब जगह जाता था, लेकिन कोरोना के कारण वहाँ नहीं जा पाया। उनके टाइम में लेबर पलायन कर गई और जब लॉकडाउन अनलॉकडाउन हुआ तो लेबर पूरी उपलब्ध नहीं है, तो उसकी कमी के कारण उत्पादन नहीं हो पा रहा। तीसरा फिर यहाँ रहा कि आर्थिक बोझ इतना सरकार की तरफ से, अब बिजली का ले लें कि 300 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप ये समझे कि पूरे क्षेत्र का
मंथली 100 करोड़ के करीब का बोझ जो आर्थिक बोझ जो है वो बना जैसा का तैसा रह गया। लॉकडाउन के बाद से 30% के करीब गारमेंट्स की फैक्ट्री बंद है। समस्या लेबर की आ रही है और अभी गारमेंट्स फैक्ट्री में सिर्फ 25% लेबर काम कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में काम पटरी पर आएगा और लोगों के हालातों में सुधार होगा। सरकार की तरफ से 65,000 प्रवासी मजदूरों का डेटा भी दिया गया है। आज हमारी जो नोएडा की सिचुएशन है वो ये है कि नोएडा में अप्रॉक्सीमेटली 30% फैक्ट्रीज बंद हैं। कहना चाहिए कि फैक्ट्रीज खुली हैं तो उसके अंदर किसी के 4 यूनिट हैं तो 2 यूनिट बंद है, किसी का 1 यूनिट बंद है, ऐसे करके 30% काम डाउन है। सबसे बड़ी कठिन समस्या ये है कि अब काम आने वाला है, उम्मीद है पक्का आएगा और लेबर जो है वो अपने घरों में गई है। लेबर हमारे पास यहाँ सिर्फ 25% ही है, जिसकी वजह से हमें अभी आगे आने वाले समय बहुत कठिनाई होगी। गौतम बुद्ध नगर के अंदर अगर बात करें तो ज़्यादातर फैक्ट्रियों के बाहर टू लेट और रेंट के बोर्ड लग गए हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा खराब गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर फैक्ट्री मालिकों की है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि लगातार लॉकडाउन के दौरान लेबर्स को पैसा देना, वहीं बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि अब ऐसे में उनके पास पैसा नहीं बचा है। उनका कहना है कि सरकार से लगातार वो आग्रह कर रहे हैं कि फैक्ट्री मालिकों की मदद की जाए, जिससे कि दोबारा से फैक्ट्रियों को चलाया जा सके, नहीं तो लगातार फैक्ट्रियां और बंद होंगी। कैमरामैन गोपाल के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। रिपोर्टर्स डायरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स डायरी में बात करेंगे वाराणसी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज नाविक समाज कोरोना संकट और बाढ़ की दोहरी मार के चलते भुखमरी की कगार पर आ गया है, लेकिन इनकी मजबूरी को सुनने के लिए ना तो प्रशासन आगे आया और ना ही कोई और नेता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वाराणसी में इन दिनों गंगा उफान पर है, जिसके चलते यहाँ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण सहायक नदियां भी उफान पर हैं। इस बाढ़ के चलते गंगा के घाटों पर नाव की सवारी कराने वाले नाविक समाज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी बिल्कुल ठप हो गई है। आय का एकमात्र जरिया रही गंगा की लहरों के बीच खो गया है। ऐसे में मांझी समाज भुखमरी की कगार पर आ गया है। लॉकडाउन के बाद बाढ़ ने हालात कुछ इस कदर बिगाड़े कि अब नाविकों को परिवार का पेट पालने के लिए मदद की गुहार लगानी पड़ी और इनकी मदद के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद। बाढ़ के दिन में जब से बहुत कमाई धमाई मंदा है, जब से आप डाउन इक्वल चल रहा है, बहुत हर लोग का कमाई धमाई में बहुत असर है, बहुत कमाई धमाई मंदा है। क्या नाव पे रोक लगा दी गई? हाँ, नाव पानी बढ़ गया, रोक लग गया है। अब पानी घटेगा तब नाव चलेगा। क्या मदद का आश्वासन किसकी तरफ से आया है? वही सोनू कलन से आया। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत धन्यवाद कि गंगा में खूब लोड पानी उनको घर में खूब भर दे। कितनी दिक्कतें हो रही घर में? अरे बहुत दिक्कतें हो रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही जरा बताओ। अरे हर चीज़ में दिक्कत है, गैस नहीं है तो खाना पीना का हर चीज़ की परेशानी है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु उपाध्याय ने वाराणसी जिला प्रशासन से 2 जून की रोटी को तरस रहे नाविक समाज की मदद की अपील की, लेकिन जब जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो दिव्यांशु उपाध्याय ने सोनू सूद को ट्विटर के जरिए संपर्क किया और काशी के 350 नाविकों के परिवार के हालातों से रूबरू कराया। बस फिर क्या था, दिव्यांशु के एक ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए सोनू सूद ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। 24 घंटे के भीतर नाविकों के परिवार को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया और लिखा कि आज के बाद कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोएगा।
ये राशन किट आया है फिल्म अभिनेता सोनू सूद सर के सहयोग से आया है और ये जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं जो नाव चलाते हैं उनको दिया गया है। ये मल्लाह यहाँ के हम लोग के संपर्क में थे, वो लगातार हम लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि भैया किस तरीके से हम लोग को राशन सामग्री मिल जाता, क्योंकि नाविकों की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन में पूरी तरीके से यहाँ पे पर्यटन ना आ पाए और इसके साथ साथ बाढ़ का पानी बढ़ गया गंगा जी का, जिसकी वजह से मतलब नाविकों का था कि किसी तरीके से राशन की मदद हो जाए। तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद सर को ट्वीट किया। मुझे लगा कि इतने सोनू सूद सर इतना सबको सहयोग कर रहे हैं, इन नाविकों का भी भला हो जाएगा। कोरोना काल में लोगों के लिए मददगार बनकर उभरे सोनू सूद ने महज 6 घंटे में ही अपना वायदा निभा दिया और 350 परिवारों के लिए राशन किट मुहैया कराए। सोनू सूद की इस मदद ने नाविक समाज के लोगों में खुशियां बिखेर दी है। एक वक्त की रोटी की मोहताज नाविक समाज को आज भोजन की किट मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाविक समाज का हर सदस्य आज सोनू सूद को दुआएं दे रहा है। आएंगे हम लोग मगर खाना पीना ये राशन देंगे और हम लोग को अच्छा है, मंगा भी अगर होगा अच्छा है, नाव बन भी है। हम सोनू सूद जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस भयंकर महामारी में भी इतना कुछ करते हुए भी हम नाविकों का भी ध्यान दिया। सोनू सूद जी जो हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। नाविक समाज के जो माझी मल्लाह हैं 350 परिवार को उन्होंने आर्थिक सहयोग देने का ऐलान जो किया है, बहुत सराहनीय कार्य है। इससे हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी। इस समय सबसे ज़्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए परिचय बनकर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। वाराणसी के 5 विधायक, मेयर और 3 मंत्री जो काम नहीं कर सके हैं, वो काम सोनू सूद ने करके दिखा दिया। अब सवाल ये है कि जनता के वोटों से राज करने वाले इन नेताओं से फिर क्या उम्मीद लगाई जाए। बनारस की मेयर, 5 विधायक और 3 मंत्री जो काम नहीं कर सके, वो काम बॉलीवुड के एक अभिनेता ने कर दिखाया। सोनू सूद को ट्वीट के जरिए जब जानकारी मिली कि 350 परिवार मदद की आस लगाए हुए हैं, तो महज 6 घंटे के अंदर सोनू सूद ने उन 350 परिवार तक राशन किट पहुंचाकर एक मिसाल कायम की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अभिनेता तक ही हम अपनी बात पहुंचाएं, अभिनेता से ही गुहार लगाएं, तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? और हम ये क्यों ना कहें कि कुर्सी है ये तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।